आ रहा जिसे हम ग्लैंड्स ऑफ पीनस कहते हैं। फिर यहाँ से यूरिनोजेनिटल ओरिफिस की ओपनिंग हुई है। आई होप आपको जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूडेड हुए हैं और इनका कौन कौन सा फंक्शन है। पहले यहाँ एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये जो टॉपिक है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जो सिलेबस है ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो कंप्लीट डायग्राम अभी मैंने बनाया था और इसके जितने भी टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड पे है, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया एक चार्ट के थ्रू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम includes following organs. Now first primary reproductive organs, primary reproductive organs। एंड जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेन ऑर्गन्स हैं और इन्हें हम गोनाड्स कहते हैं। गोनाड्स। तो स्टूडेंट जो ये गोनाड्स है तो ये गोनाड टर्म जो है हम यूज करेंगे मेल की केस में वन पेयर ऑफ टेस्टिस के लिए, और अगर फीमेल का केस है तो उसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज के लिए गोनाड टर्म यूज करेंगे। अब इसके बाद में आता है जो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो इनका नाम होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है तो पहले इसमें हम यहां पर लिख लेते हैं। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्स्ट जो ऑर्गन्स हैं इनका नाम है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन है तो उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो क्लियर है, तो इसका मीन्स है कि हम मेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में इंक्लूड किया गया है स्क्रोटम एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर टेस्टिस जो है लोकेटेड हैं। स्क्रोटम एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर टेस्टिस इसके साथ में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर पीनस, ये पीनस जो है मेल का मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स क्या होंगे कि ऐसे ऑर्गन जो हम इजीली से बाहर से इनको हम आइडेंटिफाई कर पाए मेल को, तो उसमें क्या है स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम के अंदर क्या रहता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं। तो ये टेस्टिस को लोकेटेड किए हुए स्क्रोटम, फिर उसके बाद में पीनस है। फिर इसके बाद में आएंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स में कुछ डक्ट्स है जो हेल्प कर रही है और कुछ इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। नाउ some associated glands that means accessory glands, accessory glands। ये accessory gland जो है ये सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। तो फर्स्ट accessory gland जो होंगी वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स हैं, वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स है। तो वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स है, ये सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। नाउ अब इसके बाद में आती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है।
और उसके बाद में एक पेयर ग्लैंड और होती हैं और इन ग्लैंड का नाम होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये सारी ग्लैंड जो होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। सेमानल वेसिकल्स 1 पेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 1 है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो 1 पेयर होती हैं। अब यहाँ से आती है सेकेंडरी ऑर्गन्स में इंक्लूड की गई हैं सम एसेसरी डक्ट्स। तो इसमें कौन कौन सी डक्ट हैं? देखिए फर्स्ट, देखिए जो डक्ट है, जब स्पर्म बनेंगे टेस्टिस के अंदर तो एक सर्कुलर मोशन के थ्रू आगे मूव होंगे तो वो डक्ट में आएंगे और डक्ट में जाने के बाद में स्टोरेज हो जाएंगे एपिडिडाइमस में। तो कौन कौन सी डक्ट है जो उसको लेकर जाती हैं? फर्स्ट होगी वॉसा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमिस है जो क्वाड स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद में वॉस डिफरेंस के बाद में आएगी एक्जाकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली इसके बाद में आएगा यूरेथ्रा। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा मेल का जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। तो अब ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इतने ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। मैंने बताया कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में स्क्रूटम है, स्क्रूटम में 1 पेयर ऑफ जो टेस्टिस है वो लोकेटेड है। फिर उसके बाद में मेन का देखिए जो मेन कॉपलेटरी ऑर्गन मेल का है पीनस है, तो पीनस जो एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड है जो सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स से एक प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड 1 पेयर ऑल्सो है ये बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। नाउ अब यहाँ से आती हैं एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स में देखिए वॉसिफ्रेंशिया है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये भी है, एपिडिडाइमस सुपर क्वाइल्ड है, इसकी लेंथ 6 to 7 मीटर है। अब उसके बाद में आएगी वॉस डिफरेंस के बाद में आती है एक्जाकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली आता है यूरेथ्रा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेल का यूरेथ्रा होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। स्टूडेंट्स आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए ये टॉपिक जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम गोनाड्स कहते हैं। तो ये जो गोनाड टर्म हमने बताया था अभी कि जो मेल का केस होगा तो इन केस मेल में गोनाड टर्म यूज करेंगे 1 पेयर ऑफ टेस्टिस के लिए, और अगर फीमेल का केस है तो फीमेल केस में हम यूज करते हैं 1 पेयर ऑफ ओवरीज के लिए, तो गोनाड टर्म उनके लिए यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लिखा हुआ है तो इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उन्हें हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसका मीन्स है कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, अगर मेल है तो मेल में गैमेट बनेंगे तो इसका मीन्स है कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर फीमेल में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है दैट मीन्स ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसीजर को बोलेंगे ओजिनेसिस। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम गोनाड कहते हैं। ये गोनाड टर्म जो है मेल के केस में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस के लिए करेंगे, फीमेल के केस में 1 पेयर ऑफ ओवरीज के लिए करेंगे। अब ये ऐसे ऑर्गन्स को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसे ऑर्गन जो है वो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब मैंने बताया हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, दैट मीन्स टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस और
टेस्टिस। स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए TES टेस्टिस और TESTIS, तो ये प्लूरल के लिए इंडिकेट करता है एंड ये सिंगुलर के लिए। तो जब पेयर में टेस्टिस होंगे तो TES लिखेंगे, जब एक टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे तो TESTIS। तो ये जो टेस्टिस हैं इनको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दैट मीन्स क्या कि इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन डायरेक्टली हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इनको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बिटवीन द टू लेग्स और पेल्विक रीजन में स्क्रोटम के अंदर ये सिचुएटेड है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर क्यों रखे गए हैं? तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर यही होता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए टेस्टिस को जो है बॉडी के बाहर रखा गया। बट ये इसका आंसर कंप्लीट नहीं है, तो मैं यहाँ इसका आंसर जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। देखिए स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म formation, maturation, sperm formation, maturation and storage required low temperature। स्टूडेंट्स स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, मैचुरेशन के लिए एंड स्टोरेज के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है देन द बॉडी टेम्परेचर लोअर देन। तो कहने का मीन्स है कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो इसीलिए जो टेस्टिस हैं उनको बॉडी के बाहर रखा गया स्क्रोटम के अंदर। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, तो बॉडी का जो टेम्परेचर मान लो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे 2 डिग्री या 3 डिग्री कम होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए एंड स्टोरेज के लिए और मैचुरेशन के लिए। तो इसीलिए टेस्टिस को जो है आउटसाइड बॉडी के बाहर रखा गया, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में, और स्क्रोटम के अंदर ये सिचुएटेड है। तो इसीलिए टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा गया है। अब यहाँ से मूव करेंगे। स्टूडेंट आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स क्या कि इनको बॉडी के बाहर रखा गया है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इसका मीन्स है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में एक स्क्रोटम पाउच के अंदर सिचुएटेड है। तो इसका मीन्स बनेगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। स्टूडेंट आपको पता है कि ये टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जिसके बारे में हम स्टडी यहां करने जा रहे हैं। टेस्टिस स्टूडेंट्स देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई मेल फीटस तैयार हो रहा है तो ये टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है वो 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये बनकर तैयार हो जाएंगे टेस्टिस। देखिए 7 to 8 वीक में जो टेस्टिस होते हैं इनका फॉर्मेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये 7 to 8 वीक में इनका फॉर्मेशन टेस्टिस का स्टार्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे, अब देखिए जैसे ही ये इनका फॉर्मेशन पूरा स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। कब बनकर तैयार होंगे? 7 to 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 7 to 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फीटस लाइफ में 7 to 8 मंथ में ये टेस्टिस बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टूडेंट सपोज आप यहाँ कीजिए कि अभी हमने बताया कि जो टेस्टिस है वो कहाँ, एक पाउच के अंदर जिसका नाम स्क्रोटम है, और यहाँ से देखिए ये कैनाल लगी हुई है, इस कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से सीधे स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट करेगा कि यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ है। अभी हमने बताया कि टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है 7 to 8 वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और जब जैसे ही 7 to 8 मंथ कंप्लीट होगा तो टेस्टिस जो होंगे धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ये यहाँ से माइग्रेट करना
क्यों स्टार्ट करते हैं? देखिए, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये हार्मोन जो होता है बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में बनकर तैयार रहता है, पहले से थोड़ा सा बन जाता है, और उसमें जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां से एक सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, और फिर धीरे धीरे जो टेस्टिस होंगे उस हार्मोन्स के कारण तो धीरे धीरे वहां से माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और माइग्रेट करते हुए सीधे स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मीन्स है कि टेस्टोस्टेरोन जो है इसको माइग्रेट करने में हेल्प कर रहा है, और टेस्टिस जो होगा और स्क्रोटम के अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट, आपको पता है कि टेस्टिस का जो साइज होता है वो ओवल शेप्ड होता है। स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट नहीं हो पाते हैं और वो फिल्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोरकिटिज्म। तो क्रिप मीन्स क्या होगा? हिडन, और ऑर्किडिज्म मीन्स क्या होगा? टेस्टिस। यानी टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं। तो क्रिप्टोरकिज्म क्या होता है कि द फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। द फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोरकिटिज्म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कंप्लीट 7 to 8 जब मंथ होगा तो ये बनकर तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोडक्शन। थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में बनेगा, फिर उसके बाद में जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है वो सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं, और ये उस हार्मोन्स की वजह से धीरे धीरे ये एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर से धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे और स्क्रोटम में फाइनली आ जाते हैं। तो ये क्या है? स्क्रोटम, और ये कैनाल कौन सी है? इस कैनाल के थ्रू आएंगे इनगुइनल कैनाल। ये इनगुइनल कैनाल, देखिए ये ट्यूब जैसी है, तो यहाँ से इंट्रा एब्डोमिनल कैविटीज धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए ये स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो कंप्लीट डिसेंट नहीं हो पाते हैं और वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोरकॉर्टिज्म। तो क्रिप्टोरकॉर्टिज्म जो होगा ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, ये बाइलेटरल भी हो सकता है। बाइलेटरल कहने का मीन्स है कि इसका एक टेस्टिस जो है डिसेंड करने में असफल हो गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे बाइलेटरल क्रिप्टोरकिटिज्म। तो अब ये इसमें से कोई डरने की बात नहीं है। अगर मान लो कि अगर किसी बच्चे के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये टेस्टिस अगर रह जाते हैं तो इनको एक सर्जरी के थ्रू जब बेबी छोटा ही बच्चा रहेगा तो उसको एक सर्जरी के थ्रू इन टेस्टिस को जो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहेगा इनको खींचकर स्क्रोटम के अंदर लाया जा सकता है, और उस सर्जरी को बोलते हैं ऑर्कीपैक्सी। तो ऑर्कीपैक्सी के थ्रू इन जो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो टेस्टिस रह गए इनको खींचकर सीधे स्क्रोटम के अंदर ले आते हैं। तो अब यहाँ से कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि दोनों टेस्टिस जो होते हैं एक दूसरे में आके फ्यूज हो जाते हैं, दोनों टेस्टिस जो होते हैं एक दूसरे में आके आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोकॉर्डिज्म। इसका मीन्स है कि दोनों टेस्टिस जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोकॉर्डिज्म। तो अब ये टेस्टिस जो है सीधे मैंने बताया कि टेस्टिस की मेन पोजीशन कहाँ रहती है? स्क्रोटम के अंदर रहती है। तो ये स्क्रोटम में देखिए, स्क्रोटम में क्यों है? अभी मैंने बताया था कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये स्क्रोटम जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो स्क्रोटम बनता है तो स्क्रोटम के देखिए ये स्क्रोटम बना हुआ है, तो स्क्रोटम के चारों तरफ देखिए ऐसे सराउंडिंग किए हुए हैं, ये स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की ये मसल्स हैं, तो ये मसल्स कहलाती हैं डार्टोइस मसल्स। लेट मी लेबल हियर डार्टोस मसल्स हैं ये, तो ये डार्टोस मसल्स रहती हैं, डार्टोस मसल्स। फिर एक दूसरी और मसल्स होती हैं जो इंगुइनल कैनाल से, देखिए इंगुइनल कैनाल्स को कवर करेंगी थोड़ा सा, और टेस्टिस के सराउंडिंग में आती हैं, टेस्टिस के सराउंडिंग में
रहती हैं, तो ये कहलाती क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स, लेट मी राइट हियर, क्रीमेस्टर मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स, ये क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लो कि विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में जो टेस्टिस होते हैं तो ये इनका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये जो डार्टोइस मसल्स हैं और ये क्रीमेस्टर मसल्स हैं, तो ये जो डार्टोइस मसल्स हैं तो ये क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट कर रही और रिलैक्स करती हैं। तो विंटर के सीजन में जब ज़्यादा ठंड इनको मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये टेस्टिस का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा और ये एक रिंकल्ड हो जाएंगे, ऐसे रिंकल्ड हो जाएंगे इस टाइप में, और ये ऊपर की तरफ टेस्टिस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो टेस्टिस का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। जब इनको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ये फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स ये जो अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इंगुनल कैनाल है, तो जब ये टेस्टिस जो होते हैं माइग्रेट करते हुए एब्डोमिनल कैविटी से जब स्क्रोटम में आ जाते हैं तो क्या ये इंगुनल कैनाल जो होती है क्या ये बंद हो जाती? नहीं, ये जो इंगुनल कैनाल है यहाँ से बहुत सारी एटरीज आएंगी, वेन्स आएंगी, लिम्फटिक पूरा सिस्टम आ रहा है यहाँ से, तो लिम्फटिक वेसल्स भी आ रही हैं, नर्व्स आ रही हैं, सब इसी के थ्रू यहाँ से अराइजिंग कर रही हैं। तो ये इस डक्ट में देखिए इसमें से जो टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं इन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो यहाँ से टेस्टिकुलर एटरीज अराइजिंग करेंगी और टेस्टिकुलर वेन्स अराइजिंग करेंगी, लिम्फटिक वेसल्स यहाँ से अराइजिंग करेंगी और नर्व यहाँ से अराइजिंग करेंगी, और ये सारी इसी कैनाल के थ्रू आ रही हैं। तो ये कौन सी कैनाल है, इंगुनल कैनाल। लेकिन भाई जब बर्थ हो जाती है बेबी की तो जब छोटा सा बेबी होता है तो बर्थ के बाद में यहाँ पर एक टिश्यू जो होता है वो जमा हो जाता है, एक टिश्यू जो होगा वो जमा हो जाएगा एक टिश्यू के फॉर्म में, वो कहलाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। लेट मी राइट हियर स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बन जाती है। तो एक देखिए जब हमारा टेस्टिस ये स्क्रोटम के अंदर आ चुका है तो इंगुलर कैनाल जो है पूरी फिल हो चुकी, भर चुकी है। तो इस यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ टेस्टिकुलर एटरीज आ रही, टेस्टिकुलर वेन्स आ रही है, और इसमें लिम्फटिक जो सिस्टम की वेन्स आए सब पूरा इसके अंदर ड्रेन कर रहा है, और नर्व्स आ रहे हैं, और ये सीधे पूरी ये भर जाती, और ऊपर जो होता है एक फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाएगा। अब स्टूडेंट जैसे हमारा टेस्टिस, हमने बताया कि टेस्टिस कहाँ, स्क्रोटम के अंदर है, तो टेस्टिस को सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है एक फाइब्रस बैंड बन जाता है, एक फाइब्रस बैंड हो जाएगा, जो टेस्टिस जो होगा बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये फाइब्रस बैंड क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, और ये कहलाता है गुबरनाकुलम। ये गुबरनाकुलम जो है एक फाइब्रस बैंड है जो टेस्टिस को सपोर्ट कर रहा है। अब ये यहाँ से हमने टेस्टिस के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर लिया कि टेस्टिस कैसे फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर ये सिचुएटेड हैं। अब यहाँ से हम एक टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है यहीं से ओवर होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।